बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कोविड के जो केसेस हैं उसकी स्पाइक में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज़ हमने ही बेहतियाती की है, हमने एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया। बहुत सारे लोगों की अभी तक ये भी तादाद है, वो ये सोच रहे हैं कि कोविड जो है वो है ही नहीं, यानी कोविड कोई बीमारी है ही नहीं, कोई वायरस है ही नहीं, दिस इज़ अ पॉलिटिकल इशू। सो इसी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, बेएहतियाती की वजह से, SOPs को फॉलो ना करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी हैं। जो सेकंड वेव आई है दैट्स मोर लीथल दैन द प्रीवियस के जो पहली वेव आई थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर किसी को कोई भी इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हों, फ़ीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलामतें हैं कोविड की। तो आप एज सून एज़ पॉसिबल किसी भी अच्छी ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री से जो है जाके अपना टेस्ट करवाएं। सो आज मैं एक बहुत ही फेमस और शहर में जो सबसे अच्छी लेबॉर्ट्री है वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ पर मैं वहाँ के स्टाफों से, वहाँ के मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने आई हूँ कि कोविड में लेबॉर्ट्रीज़ का क्या रोल है और ये लोग क्या रोल अदा कर रहे हैं। मैं ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ, मेरे साथ जो हैं वो अनवर शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, जैसे कि सेकंड वेव आ चुकी है और दैट्स मोर लीथल दैन द प्रीवियस, सो म्यूटेशन भी हो चुकी है वायरस की। जो लास्ट टाइम हम रिजीम यूज़ कर रहे थे मेडिसन की, वो भी अब जो है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। सो इस सब में ईसा लेबॉर्ट्री का क्या किरदार है और आपके यहाँ पर क्या पेशेंट्स की जो तादाद है सेकंड वेव में वो क्या बढ़ रही है, क्या आपका रेशो क्या है, रिपोर्टिंग कितनी हो रही है? देखिए मैडम, लेबॉर्ट्री के किरदार की आपने बात की तो लेबॉर्ट्री का किरदार सिर्फ कोरोना ही नहीं, हर किस्म की डिजीज़ के लिए, हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए लेबॉर्ट्री का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा। अब फीवर है तो फीवर की मुख्तलिफ वजूहात होती है, तो जब तक प्रॉपर डायग्नोस नहीं होगा उस वक्त तक आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये फ़ीवर किस वजह से है। क्योंकि कोरोना में जो है वो मेन आपका जो सिम्टम्स है वो फ़ीवर है, फ्लू है और खांसी है। तो इस वक्त जो है जैसे आपने बताया कि फ़्लो जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी वेव जिसका जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था और नवंबर को जो है वो इसके लिए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे भी मेंशन किया जा रहा था कि नवंबर में सेकंड वेव आएगी, तो वो सेकंड वेव आ चुकी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, तो अनवर साहब, यहाँ पर जो आपकी लैब है उसके अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कितने रोज़ाना की तादाद में कितने मरीज़ आ रहे हैं और क्या वाकई लोग आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने या लोग अभी भी लापरवाही और इसी तरीके से जिस तरीके से वो उनका एक एटीट्यूड बन चुका है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कोविड की जो कि ये कोई वायरस है भी, वो पॉलिटिकल इशू समझ रहे हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कितनी लोगों को अवेयरनेस है, आ रहे हैं लोग? देखें, लोगों को अवेयरनेस तो देना आपका और हमारा काम है। आप और हम मीडिया ने जो है वो शुरू में जब इस वक्त ये कोरोना फैला था मीडिया ने बहुत अहम रोल प्ले किया था और अभी भी मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त अभी बाकी सियासत वगैरह को साइड में रख के तो इसके ऊपर बिल्कुल अवेयरनेस दें। इस वक्त जो हम लोग नोट कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि जिस वक्त मार्च में ये आया था हमारे पास तो उस वक्त खौफ बहुत ज़्यादा था, लोग डरे हुए थे। लेकिन अभी जो है वो इस तरह से नहीं है, लोग थोड़े से शायद यूज्ड टू हो गए या कुछ उसको जो है ना वो सीरियस ले नहीं रहे। एक पॉलिटिकली इफ़ेक्ट भी है, वो आप भी देख रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि जलसे होंगे नहीं होंगे। तो लाज़मी बात है, जलसे अगर होंगे तो गैदरिंग जमा होगी, तो गैदरिंग से तो इसको हमें अवॉइड करना है इस वक्त। लेकिन जो है वो लोग फिर इस वजह से जो है वो उसको सीरियस नहीं ले रहे कि भाई ये तो जो है वो ऊपर लेवल पे कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा, तो हम क्यों सीरियस ले इसको। ऑब्वियस सी बात है, जैसे NCOC का एक अहम जो है वो मतलब उन्होंने एक लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने लॉ पास कर दिया था कि भाई हर शख्स जो है वो मास्क वेयर करेगा। तो उसको तो बहुत ही गैर संजीदगी से जो है मतलब लिया जा रहा है। लोग उसको मतलब कोशिश ही नहीं करे कि उसको हम मास्क, सिर्फ एक मास्क, छोटा सा मास्क ही तो वेयर करना, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जुलूस जुलूस या फिर और चीज़ें तो फिर दूर की बात है कि वो कैसे कंट्रोल होगा। देखिए, थोड़ा सा ये कि लोगों के साथ साथ हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो भी थोड़ी माजरत के साथ थोड़ी नॉन सीरियस है। आपने भी नोट किया होगा कि जिस वक्त ये मास्क के ऊपर आया कि जुर्माना लगाया गया तो एक इशू खड़ा हो गया कि जी बाकी जो मुल्क में तो आप कम चार्ज कर रहे हैं और कराची में आप जो है वो ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर वो लगा रहे हैं जुर्माना।
तो एक रेजिस्टेंस आवाम में वैसी आ गई कि भैया तो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है कराची की आवाम के साथ। तो ये इसको आप जब तक इक्वल नहीं करेंगे, लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बहुत सीरियस इश्यू है, ये सेहत का मामला है। इसमें गवर्नमेंट को कम से कम जो है वो जिस तरह से उन्होंने जुर्माना लगाया, तो भाई आप एक मार्क्स प्रोवाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप किसी को भी आप अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको एक मार्क्स दे दें और उसको पाबंद करेंगे। देखिए अभी तो हम मार्क्स दे रहे हैं आपको, लेकिन ये मार्क्स आपने जो है वो पहनना है और इसके बाद आपने खुद परचेज करके अपनी और अपने घर वालों की, अपने जो भी चाहने वाले हैं उनकी हिफाजत करनी है। ये आपकी हिफाजत के लिए। लेकिन शायद वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला गया तो लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी लैब की तरफ आएंगे, जिस तरीके से कुछ हमारे आवाम की ये भी एटीट्यूड रहा है कि वो हॉस्पिटल या लैब्स जाने से इसलिए भी परहेज़ कर रहे हैं कि उनको ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि हम कोविड के पेशेंट ना हो, पर हॉस्पिटल जाने की वजह से या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में जाने की वजह से हम लोग जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो आप जब कोई ऑथेंटिक इदारे में जाते हैं, कोई ऐसी लेबॉर्ट्री में जाते हैं जहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जाता है, जहाँ के स्टाफ प्रॉपरली वेल इक्विप होते हैं, उनको स्टरलाइजेशन का ख्याल होता है, उनको पता होता है कि स्टरलाइजेशन क्या चीज़ है, किस तरीके से हम अपने आप को और अपने मरीज़ों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इस तरह के आप लेबॉर्ट्रीज में जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप सेव रहेंगे और आपकी जो बेस्ट लाइन, जो भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड टेस्ट हैं, वो आपको ईजीली पता चल जाएगा। सो अनवर साहब बताइएगा कि यहाँ ईसा लेबॉर्ट्री में क्या ऐसी यूनिक आप SOPs जो है वो आपने फॉलो की हुई हैं जो और लोकल लेबॉर्ट्रीज में नहीं हो रही हैं, या फिर WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या आप SOPs फॉलो जब आई तो आपने खुद भी नोट किया होगा कि हमारे यहाँ जो है वो तमाम SOPs को जो फॉलो किया जा रहा है, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र हमारे जो है वो रिसेप्शन पे भी सैनिटाइज रखा हुआ है और जो है वो आपके कलेक्शन एरिया में भी है, बल्कि हमारा गार्ड भी बाहर जो है वो लोगों को हाथ सैनिटाइज करने के बाद जो है वो फिर अंदर जो है वो हम उनको एंटर करते हैं। और विदाउट मास्क एंट्री अब अलाउ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा अनवर साहब, जब ऐसा कोई पेशेंट आता है जो सस्पेक्टेड कोविड है और उसने बता भी दिया कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या मुझे कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको अलग जगह पर आइसोलेशन एरिया में जाके उसका टेस्ट किया जाता है या तो फिर आम जगह पर किया जाता है? इसके बारे में ज़रा ब्रीफिंग करिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड कलेक्शन के लिए हमारी तमाम सेंटर्स में एक अलग जगह मखसूस है जहाँ पे सिर्फ कोविड की कलेक्शन हो रही है। रूटीन की कलेक्शन उससे हटके है, तो लोगों को इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि जो अगर हम लैब जाएंगे तो वहाँ से हमें जो ये लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड की कलेक्शन के लिए हमारी बिल्कुल एक अलग से जो है वो सेपरेट जगह हमने बनाई है, वहाँ पे सिर्फ कोविड की कलेक्शन हो रही है और उसमें जो भी पेशेंट आता है और अगर हमें लगता है सस्पेक्ट है तो हम उसको सैनिटाइज भी करते हैं जगह को। जैसे पेशेंट को फारिग करने के बाद स्टाफ भी पूरी प्रॉपर SOPs हमारी जो फॉलो हो रही हैं, PPEs वगैरह पहन के जो है वो कलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी गुलशन ब्रांच है, ऑब्वियसली बात है शहर में और भी मज़ीद आपकी ब्रांचें मौजूद हैं, तो इसमें आपकी कुछ स्पेशल आपने इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं जो हमारे शहरियों के लिए एक बहुत कि यूज़फुल हैं। इसके अलावा जो है वो कोविड जैसे जब वबा पैंडमिक फैली हुई हो तो लोग अपनी और रूटीन जो लैब्स होती हैं वो करने से भी परहेज़ करे होते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, इसके लिए भी, रूटीन के टेस्ट के लिए भी और कोविड की कलेक्शन के लिए भी, अगर लोग लैब नहीं आना चाहते, बहुत सारे, हर किसी की एक अपनी वो होती है कि यार अगर मैं वहाँ गया तो मुझे अगर नहीं भी है तो मुझे इन्फेक्शन लग जाएगा, तो उसके लिए हमारी होम सर्विसेज जो है वो तमाम सेंटर्स में अवेलेबल है। हमारा जो है वो जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस के कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट्स पे दिए हुए, उन पे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना जो है वो रब्ता करके एड्रेस नोट करवा दें, हमारी टीम खुद ही आपके घर से आके जो है वो सैंपल्स आपका ड्रॉ कर। ठीक है, स्क्रीन पर मौजूद आपके नंबर भी हैं आपके, इसके अलावा इस ब्रांच का जो है वो एड्रेस भी मौजूद है ईसा लेबॉर्ट्री का, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी स्क्रीन पर मौजूद है। सो आप लोग कॉल करके भी अपने बारे में जो भी आपको टेस्ट करवाने हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हम बात कर रहे थे कोविड की सेकेंड वेव के बारे में, और साथ साथ में हम ये भी बात कर रहे थे कि जो आवाम है उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत गैर संजीदा है। मैं भी जब बाहर जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि लोगों ने मास्क नहीं वेयर किए हुए होते, इसके साथ
जो भी सोशल गैदरिंग्स हैं वो भी इसी तरीके से हो रही हैं जैसे आम दिनों में होती हैं। सो ये सारी जो भी मतलब SOPs होती हैं, मास्क वेयर करना, अपना ख्याल रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, शहरियों की ज़िम्मेदारी, एक ज़िम्मेदार शहरी होना हम सबका फ़र्ज़ भी है। सो आपके थ्रू दूसरे लोगों को जब ये पेंडेमिक यानी आपको जो है वो ये वबा लगती है तो ये आपको पता है कि ये एक अनएथिकल बात है। सो प्लीज़ काइंडली आप लोग मास्क वेयर करें, इसके साथ साथ जो है वो हैंड सैनिटाइज़ करें। जिस तरीके से फ़र्स्ट वेव जब आई थी और हम लोग काफ़ी उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना किरदार अदा कर रहे थे, अब दोबारा जब वेव आई है तो लोग बहुत ज़्यादा इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, जबकि जो सेकंड वेव है ये मोर लीथल है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी है लोगों को। सो इसीलिए आज मैंने ईसा लेबॉर्ट्री के साथ प्रोग्राम किया, एक लेबॉर्ट्री का क्या किरदार होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल देखा गया है वो लेबॉर्ट्रीज़ का देखा गया है। सबसे इनिशियली जब कोविड आया तो सबसे पहले हम PCR की जानिब जा रहे थे कि PCR क्या आ रहा है, काफ़ी जगह ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा चार्ज करके और PCR किया जा रहा था। पर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में जो है टेस्ट होते हैं और हमेशा ऑथेंटिक रिज़ल्ट होते हैं। हम ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, डॉक्टर जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जैन इकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे अनवर साहब से ईसा लेबॉर्ट्री के बारे में कि कौन कौन सी सर्विसेज इस पेंडेमिक में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं शहरियों को। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर आवाम का जो एटीट्यूड है दैट्स नॉन सीरियस, बहुत ज़्यादा इस तरीके से उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जैसे आम दिनों में होती हैं, जबकि कि पेंडेमिक है, सेकंड वेव आ चुकी है, मोर लीथल है, बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी रेट इसका हाई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे माशरे के अंदर लोग इस बात को तवज्जो नहीं दे रहे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, हत्ता कि लोगों के अंदर अवेयरनेस का ये इतनी फुकदान है कि जो लोगों को पता भी है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और होना चाहिए, वो लोग भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। एज सच जैसे कई भी लोग लैब में आते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क पहन लें या कोई भी चीज़ आप अवेयर कर लें या कोई अपनी प्रोटेक्शन लगा लें, हत्ता कि कपड़ा रख लें। लोग इस बात के ऊपर भी मजाक उड़ाते हैं, आपको आगे से आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। आप जैसे कह रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा आगे से रजिस्ट करते हैं हमारे माशरे के अंदर। रिसेंटली जैसे कि हमारे गार्ड कई तो लोगों को कहा है कि आप कोविड का टेस्ट कराते हैं, आप दूसरी तरफ चले जाएं आइसोलेशन की तरफ, तो लोग इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से कह रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने आप से दूसरे लोग कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से गवर्नमेंट और बाकी इदारे रिक्वेस्ट करते हैं शहरियों से, कॉपरेशन ताउन का जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इस वबा के अंदर थोड़ा सा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ मास्क वेयर करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, इसके साथ साथ सोशल गैदरिंग से अवॉइड करना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग मोर देन के 6 मंथ हो गए, अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे रहना है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाने से मना करना है, ओपन एयर में जहाँ क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ कम से कम जाना है। ऐसी जगह जहाँ पे आपके पेशेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे आप एहतियात करें। अपने छोटे बच्चों को जो आपके यंग हैं उनको मॉल्स और सिटीज़ के अंदर ना लेके जाएं। अब रिसेंटली आप किसी भी जा रहे हैं, इम्तियाज़ सील हुआ है या डिफरेंट 1-2 ऐसे सुपर मार्ट सील हुए हैं, उसमें लोग अपने बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेके जा रहे हैं, ओल्ड एज पेशेंट को लेके जा रहे हैं, जिनके लिए मना किया। स्पेसिफिक है कि आपके फैमिली का एक मेम्बर जाए और जाके लेकर आए। इसी तरह ये भी है। अच्छा, हमारी ईसा लैब के अंदर ये भी फैसिलिटी कि आपके घर के ऊपर आके सर्विसेज दे देते हैं ताकि कोविड का पेशेंट को हम वहीं ट्रीट कर लें, ताकि उसको भी कहीं और बाहर एक्सपोजर ना मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि ये कंटेमिनेशन ना हो चीज़ों की। क्योंकि देखें, आपको पता है कि क्रॉस इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा मेन जो पर्सन होता है कंटेमिनेशन होती है डिफरेंट एरियाज़ की। हम कोशिश करते हैं कि कंटेमिनेशन कम से कम हो, क्योंकि आप जब सर्फेसिस और डिफरेंट ऐसे एरियाज़ होते हैं जो आप हम 100% क्लीन नहीं कर सकते, और हमें आइसोलेशन को किस तरह मेंटेन करना है इसकी पूरे प्रोटोकॉल लाइंस हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए सबसे जो आसान काम है और वो ये है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क यूज़ करें, अगर कोई ज़्यादा लोग यूज़ करना चाहते हैं तो फेस प्रोटेक्टिव शील्ड्स यूज़ कर लें, ताकि डायरेक्ट वेपर्स जो हैं वो आपके इनहेल ना करें। जो मेन कॉज है जो उसके डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइएगा कि मास्क वेयर करने से फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि आप डायरेक्टली आप एक्सपोज होते हैं, दैट्स कि वायरल लोड
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा होता है। तो आप अगर विदाउट मास्क हैं तो आपके ऊपर वायरल लोड भी बहुत ज़्यादा आएगा। और हमारे यहाँ पर माशाल्लाह शहरी जब स्नीज़ करते हैं या जब खांसते हैं या कॉफ कर रहे होते हैं तो वो नी बैंड भी नहीं कर रहे होते। मतलब आप एक सही तरीका होता है कि आपने इस तरीके से स्नीज़ करना है, पर वो भी नहीं कर रहे होते। तो आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। आपको कोई एकदम से इस तरीके से स्नीज़ कर दे आपके सामने तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स जो है एक्सपोज होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर वायरल लोड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जा रहा होता है। जी आपने वायरल लोड के ऊपर बात की। वायरल लोड देखें, वायरल लोड का मीन ये होता है कि एक्सपोजर ऑफ वायरस एट द टाइम। लोगों को आपने वर्ड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ किया, मैं सिंपल में कर देता हूँ। वायरल कि आप कितना बैक्टीरिया, कितना वायरस जो है वो आपके ऊपर एक टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं, या उसके जितना ज़्यादा वायरल लोड इंक्रीज़ हो जाता है उतनी ज़्यादा आपकी डिजीज़ जो होती है उसकी सेवरिटी इंक्रीज़ होती जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट टू पेशेंट, जैसे कोई आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो आपका वायरस का जो कॉन्टैक्ट है, जो इनहेल करने का कॉन्टैक्ट, वो बढ़ जाएगा। मतलब वायरस अगर आपने कहा कि स्क्वीज़ कर लें, अपने कफ के साथ कर लें, ताकि अच्छा जो 6 मीटर वाला भी एक आता है वो भी, उसमें भी ये है कि जब आप स्क्वीज़ करते हैं तो आपका मोर देन 2 से 3 मीटर्स तक आपका स्क्वीजिंग का प्रेशर जाता है। ये वेपर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो नज़र नहीं आते नेकेड आई से, और जब ये एयर के साथ ट्रैवल करते हैं और इनहेल हो जाते हैं बाय एयर के साथ। जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, सांस की नाली के साथ जाके आपके जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो हम इसे कहते हैं थ्रॉट, एंड इसमें जाके इन्फेक्ट करता है। जैसे जैसे आपका वायरल लोड इंक्रीज़ है, मतलब आप एक्सपोजर रेट आपका पास ज़्यादा है, जैसे आप किसी के ज़्यादा नज़दीक हैं तो वायरल लोड आपके ऊपर ज़्यादा, तो मतलब वो वायरस जो आपकी बॉडी में एक्सपोज हुआ उसको आपके इम्यूनिटी स्टिल नहीं कर पाती। उस वायरल लोड की वजह से आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वायरल लोड लो होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और आपकी इंटरनल इम्यूनिटी जो है उसको किल करने की एबिलिटी रखती है। जैसे जैसे वायरल लोड इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी जो बैक्टीरिया है उसको इम्यूनिटी है जो बॉडी वो कम, उसको इतनी ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पाएगी। तभी तो कहते हैं ना, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनका एक्सपोजर ज़्यादा आता है, उनका वायरल लोड ज़्यादा होता है और वो बेचारे जब इफ़ेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। सो मास्क का जो इस्तेमाल है, देखें वो कितना ज़रूरी है कि खुदा न ख़ास अगर आप एक्सपोज हुए भी हैं किसी भी शख्स से जिसको कोविड था, तो आपका वायरल लोड अगर आप यानी कि कम अमाउंट में अगर आप कोई ड्रॉपलेट्स बॉडी में गए हैं तो वो इतने ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद भी जानेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोविड की एंड उसके साथ साथ हम ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, डॉक्टर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे, बता रहे थे कि मास्क वेयर करने से कितने फ़ायदे होते हैं और उसके साथ साथ जो है SOPs का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यंग लोगों के अंदर कोविड के सिम्टम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सिवियर नहीं होते, पर आपकी जो भी घर में एजड लोग हैं, आपके नानी दादी या फिर जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो वो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो उन लोगों के लिए आप अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए अपना ख्याल रखें ताकि बाकी लोग आपसे इफ़ेक्ट ना हो। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कोविड की कि कोविड की जो सेकंड वेव है काफ़ी लीथल है, फिर उसके साथ साथ जो है लोग अब पहले जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो लोग काफ़ी खौफज़दा थे, फेयर था उनको, थोड़ा बहुत एंजाइटी भी थी। लोग ये सोच रहे थे कि वाकई के कोविड बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है जैसे चाइना में और अदर कंट्रीज़ में कर रहा था, पर सेकंड वेव के अंदर लोगों का वो रवैया नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर डेथ रेट जो रेशो था परसेंटेज वो काफ़ी लो थी। एक तो ये मतलब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी डेथ रेट था। दूसरी बात ये एक्सपोजर भी जो हो रहा है इस टाइम, लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उनकी फैमिलीज़ के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। जिस फैमिली के साथ हो रहा है उनके लिए तो एक क़यामत है जिनके फैमिलीज़ में, लेकिन दूसरे लोग उनकी नेगलेक्शन की वजह से उन फैमिलीज़ के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसमें भी देखना चाहिए हमें। इंटरेक्शन फैमिली आज जैसे पाबंदी लगी हुई थी शादियों के ऊपर, दोबारा ओपन हुई है तो लोग मिल रहे हैं अपने। और डॉक्टर साहब, पर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा करना चाहिए? देखें, डेली रूटीन के काम तो हम अपने नहीं रोक सकते ना। अब लोगों को आप क्या ऐसा मैसेज देंगे, किस तरीके से वो अपनी रूटीन को थोड़ा से चेंज करें, किस तरह उनको भी फिजिबिलिटी हो और बाकी लोग भी उनसे इफेक्ट ना हो? देखिए, बेस्ट वे तो है कि आप वेयर द मास्क।
ठीक है ना। अब उसके बाद हम अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, उसमें यही आपका डिस्टेंस मेंटेन करना। लेकिन इससे आगे जाके जैसे कहीं भी हम इवेंट्स में जाते हैं, लोग आप ज़बरदस्ती अगर किसी से नहीं मिलना चाहते तो लोग आपके कंप्लेन करते हैं आके, उसको बाद लोगों को समझना ये चाहिए। चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हाथ नहीं मिला रहे तो लोग बुरा मानते हैं। हो सकता है कि जो है वो जानबूझ के नहीं मिला रहे, या फिर मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये जो चीज़ है कि आप हैंडशेक ना करें या फिर गले ना मिलें, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। जैसे हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के अंदर आदत थी कि मिलना उनके बुज़ुर्गों के साथ, आप वो बुज़ुर्गों को मना करें कि आप हमारे बुज़ुर्ग से ना मिलें तो बुज़ुर्ग भी माइंड करते हैं, और दूसरे जो हैं वो भी माइंड करते हैं कि आप हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे। तो ये बात देखिए दोनों पार्टीज़ को रियलाइज़ होना चाहिए, होस्ट को भी और गेस्ट को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि दोनों हम लोग मिल रहे हैं तो उसमें हमें SOPs का ख्याल करना है। जब तक देखिए मास्क वेयर करना आप करने के बावजूद भी आपको ये SOPs का ख्याल करना पड़ सकता है, ठीक है। आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, उसको क्लीन करें, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको देखें, ये चीज़ें तो आपको इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम जो बात कर सकते हैं कि आपके जितने भी आप बाहर से खाना और इस तरह चीज़ें ले रहे हैं तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स के ओनर्स को और बाकी लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि उनके ऐसा कोई पेशेंट ना हो, उनके ऐसी उनकी कोई ऐसा शेफ़ ना हो जो जिसको कोई भी बीमारी हो, मतलब कि नज़ला ज़ुकाम या बुखार के सिम्टम्स उनको भेजना चाहिए। तो ये चीज़ भी है, लोग बताते नहीं कि हम बीमार हैं। देखें डॉक्टर साहब, इसमें सिंपल सा हल ये कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऑनर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका कोई वर्कर अगर वो फील ऐसा कर रहा है कि उसको बुखार है या नज़ला ज़ुकाम या फिर कोई ऐसी, क्योंकि कोविड का टेस्ट जो है ना वो 48 आवर्स लगते हैं उसको आने में, एटलीस्ट मिनिमम आपके 48 आवर्स लग रहे होते हैं। तो आप 48 आवर्स तक तो वेट नहीं कर सकते कि जब तक वो कोविड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम उसको छुट्टी नहीं देंगे। सो जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉय अगर उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी है या बीमार है वो, तो उसको छुट्टी दे दें। उससे होगा ये कि आपके जो मज़ीद और लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी जो भी इदारा उसके अंदर काम करें तो वो भी सेव रहेंगे और आपकी इदारे में आप खुद भी सेव रहेंगे। सो ये हर फ़र्द का जो है, हर फ़र्द की इसमें ज़िम्मेदारी है, एक छोटे बच्चे से लेकर एक 50 ईयर ओल्ड के पर्सन तक इसकी जो है ज़िम्मेदारी है कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का हक़ अदा करे कि मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस करे। इसके अलावा अगर कोई भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फीवर है तो उसको आप कोविड सस्पेक्ट करेंगे, हो सकता है इसको कोविड हो, तो उससे खुद ही दूर हो जाए। तो डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइएगा कि छोटे बच्चों में क्या मतलब देखा गया है। इंटरनेशनली तो छोटे बच्चों में भी इतना रिपोर्ट नहीं हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी छोटे बच्चों के अंदर इतना केसेस रिपोर्ट नहीं हुई, या फिर जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं हुई है, नहीं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर तो कोविड पॉजिटिव केसेस काफ़ी मिले हैं, लेकिन उनके अंदर डेथ रेट बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट कॉमन मिला है वो ओल्ड एज पेशेंट्स में मिला है, अबव 60 मिला है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा मिला है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ओल्ड एज पेशेंट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो उस तरफ के पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा मिला है कंपैरेटिवली एशियन कंट्रीज़ से। और जिन एरियाज़ में ज़्यादा लोग मतलब कि इटली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था लास्ट वेव के अंदर। एक्सपेक्ट है कि इस दफ़ा भी यूरोप लाइफ एक्सपेक्टेंसी इटली की बहुत अच्छी है ना, दैट्स यू नो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम ये देखते हैं कि बाहर ममालिक में जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वही कम है। हमारे यहाँ पर लोग 60 साल की उम्र तक जो है 65 तक जो है वो बीमार होके और उनकी डेथ हो जाती है, पर इन डेवलप कंट्रीज़ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है। वो जब 80 साल के भी होते हैं तो तब तक जो है वो उनकी ज़िंदगी होती है। सो दैट्स वाई फिर उनको इफ़ेक्ट हो रहा है, और बड़ी उम्र में चाहे जो भी हो आपको इफ़ेक्ट तो करता है, इम्यूनिटी तो डिक्रीज़ होती है। तो जो भी पैंडमिक होता है वो बड़ी उम्र के हजरात को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि कोरोना फैमिली के जो बाकी वायरसेस थे पहले वो इतने लीथल नहीं थे। ये फर्स्ट वायरस है जो कोरोना का, लेकिन इसका जो स्पैम होता है कोरोना वायरस की जो स्प्रेडिंग टाइम। डॉक्टर साहब जो 2012 में सार्स और मार्स आया था वो तो ज़्यादा, उसका तो मोर्टेलिटी रेट 30% था। देखिए लेकिन उसका स्प्रेड इतना ज़्यादा, लेकिन फ़ौरन उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी और इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। कोरोना का कम है लेकिन इसका स्प्रेड रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड अभी जो टाइम पर इसका जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है और बार बार चेंज हो। अब पाकिस्तान के अंदर जो न्यू रिसर्च आ रही हैं वो कह रही है कि पाकिस्तान जो न्यू DNA वायरस है, RNA वायरस, जो इसकी म्यूटेट हो गया है और इस तरह सीवियर है।
प्लस स्टिल ये अप्रैल तक ये काफ़ी एक्टिव फॉर्म में रहेगा। सर्दियों में ये वायरस को बहुत ज़्यादा एक्टिवली हुई, लास्ट टाइम ये अपीयर हुआ था वो नवंबर में हुआ था। रिसेंटली 2-3 डेज़ बैक हमने इसकी 8 साल की बर्थडे भी मनाई है कोरोना वायरस की, क्योंकि 8 साल हो गया नवंबर के अंदर कंप्लीट। तो फर्स्ट ईयर जो अपीयर हुआ था वो लास्ट ईयर नवंबर में ही अपीयर हुआ था और चाइना में अपीयर हुआ था, और 1 साल के अंदर ये पूरा साल पूरा हो गया। अब ये दोबारा सीवियर होगा, सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इसकी सेवेरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सर्दियों का मौसम हमारे लिए कैसा, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि अगर जो शहरियों का एटीट्यूड है यही रहा तो? सर इसका कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व हिफाज़त में रखे और प्रॉब्लम जितना कम हो उतना अच्छा है। बट आप एक होता है कि अगर हम लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा और इसी तरीके से हुजूम जलसे जुलूस को बहुत जोशो जज्बे के साथ मनाया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आउटब्रेक तो होगा और मज़ीद होगा, और आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अनएथिकल बात है। हमारे जो लीडर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो लीडरशिप में जब आ रहे होते हैं तो लीडरशिप में आप दूसरों की भी हिफाजत करें और अपनी भी हिफाजत करें। सो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा आवाम को कि कितना ज़रूरी है सारी चीज़ों का ख्याल रखना। आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर हमने SOP का ख्याल ना रखा तो। सर देखिए, सर्दियों में SOPs का ख्याल ना रखा तो वायरस का जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, और इसका वैसे भी इसका जो लाइफ स्पैन, डॉक्टर साहब सर्दियों के मौसम में वैसे भी रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ जाते हैं। और प्लस आप जलसे जुलूसों की बात कर रही हैं तो जलसे जुलूसों के अंदर तो और ज़्यादा आपका क्योंकि गैप कम होता है, SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, लोग मास्क वेयर नहीं करते, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, सोशल डिस्टेंस नहीं होता, स्प्रेड बढ़ जाता है वक्त के साथ। और बाकी ये कि अब हम अपने पॉलिटिक्स को बिल्कुल एस्थमा, COPD जो भी बीमारियां होती हैं वो सर्दियों में उनका जो जिन लोगों को एस्थमा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं। सो उसके साथ साथ अगर कोविड का भी आउटब्रेक हो तो वो कितना ज़्यादा सोचेंगे, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारे पास ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हजरात का रेशो बहुत कम है, हमारे पास नर्सेस हजरात का रेशो बहुत कम है, हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो वैसे भी बहुत कम है। तो बर्डन ऑफ डिजीज़ बीमारियों पे पड़े, हॉस्पिटल पे पड़ेगा, डॉक्टर्स और नर्सेस पे पड़ेगा। हमारे पास हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। आप सबसे बात मेन कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो तो कम हैं ही हैं, आपके पास इतनी मैनेजमेंट के वसाइल भी नहीं है, और आपके पास इतने मतलब कि हॉस्पिटल्स और इतना ज़्यादा सिस्टम भी नहीं है जो इनको मेंटेन कर सके। बेसिकली लॉकडाउन और ये इस तरफ की जो हम SOPs का मतलब होता है कि एक टाइम में अगर एक हॉस्पिटल में 20 to 30 पेशेंट आया और उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 10 है तो बाकी वो 15 पेशेंट को कैसे रिलाइज़ करेंगे। और अगर हमारे पास जैसे वेंटिलेटर्स नहीं हैं, मेन इनकी केयर्स की चीज़ें नहीं है, तो इसलिए पेशेंट को फिर मेंटेन नहीं किया जाता। जो बाद में डिले पेशेंट आता है वो उसके चांसेस अगर उसको ज़्यादा भी हो तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की एक कैपेसिटी होती है, डॉक्टर्स की भी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को डील करने की। एक हद से ज़्यादा वो बर्डन नहीं कर सकते। रिसेंटली लास्ट टाइम जब ये वेव जो थी सीवियर जब हुई थी तब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि उसमें भी जैसे जैसे डॉक्टर्स बीमार होते जाते हैं तो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज और कम होते जाते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, OPD डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका नर्सिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है, हत्ता कि आपका स्वीपर और ये लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पूरा एक सिस्टम जो होता है वो आपका कोलैप्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि फर्स्ट लाइन जो है वही आपकी जो डिफेंसिव सिस्टम है वही आपका जो है वो अगर इफ़ेक्ट हो जाता है तो फिर जो लोग बीमार हो रहे हैं या जो आम शहरी हैं उनका कौन ख्याल रखेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में हम लोगों को सबको केयरफुल होना चाहिए, और आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। स्कूल्स और डॉक्टर साहब दोबारा बंद हो रहे हैं, क्या इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। स्कूल्स के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है और हो भी रही हैं। प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर के अंदर हम कोविड की वैक्सीनेशन अवेलेबल आना शुरू हो जाएंगी। वैक्सीन के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जो एक बार एक गुड न्यूज़ हम लोगों ने सुनी थी कि वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन के लिए क्या कहेंगे? क्या इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द वैक्सीन, और प्रॉपरली इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बाद ये सक्सेसफुल रहा है? देखिए, रैंडमाइज कंट्रोल के बाद तो सक्सेसफुल है, इसलिए तो उनको इजाज़त मिल रही है। लेकिन जब आप जनरल पब्लिक के अंदर उसको करते हैं तो फिर उसके क्या आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अवेलेबिलिटी कब होती है। देखिए, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप करेंगी और उसके बाद आपकी सेकंड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आएंगी। हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हम उसको डील कर सकें और हमारे पास वैक्सीन इतनी जल्दी अवेलेबल हों। और
एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जो लोग अफोर्ड कर सकेंगे सर वही ले सकेंगे। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस टाइम जो फाइज़र की वैक्सीन अवेलेबल है वो मोर देन $30 की अवेलेबल है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से मतलब पाकिस्तानी करेंसी के $30 को आप कन्वर्ट कर लें, ऑलमोस्ट मुझे अंदाज़ा नहीं कितनी बनती हैं। ठीक है, सो इट्स मीन कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब हर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू होगा। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा, जो अपर क्लास है वो भी बड़ा मुश्किल से, उनको तो पहले अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से देखी गई है कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो सबसे पहले उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, कोमॉर्बिड्स हैं जिनको, और उसके साथ साथ जो है उन लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। उसके बाद जो यंग लोग हैं या फिर जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको बाद में प्रोवाइड की जाएगी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो ज़्यादा प्रोन है। देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, हम लोग इसमें चार्ट फिल्म बनाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोर जैसे अबव 50 या 60 ईयर्स जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको लगाई जाएगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को दी जाएगी, या फिर उन लोगों को दी जाएगी जिनको अंडरलाइन कॉज है, कोई भी अंडरलाइन कॉज है उन लोगों को दी जाएगी। लेकिन अभी देखें उसके ट्रायल के बाद अभी तक मार्केट नहीं हुई, जनरल पब्लिक के लिए कहीं भी पूरी दुनिया में ओपन नहीं हुई। तो जब ये ओपन होगी जनरल पब्लिक के लिए उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट होगी, उसके बाद ये वहाँ आएंगी, अवेलेबिलिटी होगी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होंगी, तो इसको कितना टाइम लगता है इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। वी कांट से एनीथिंग, इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। और हो सकता है कि जब भी कोई वैक्सीनेशन या फिर कोई दवा या फिर कोई भी ऐसी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो हम दो ग्रुप्स के दरमियान करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। उसमें हम देखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या हुआ है इफ़ेक्ट। सो इट्स वेरी अर्ली। कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन जब आती है मार्केट में तो उसका एक टाइम पीरियड होता है उसको अप्रूव होने का। तो अगर हमारे मुल्क में पता चल जाए कि वैक्सीन आ गई है तो लोग ये भी करना शुरू कर दें कि जाली वैक्सीन को जो है देना शुरू कर देंगे और उसके चार्जेस बहुत हाई कर देंगे। जिस तरीके से मास्क जो है लो क्वालिटी मास्क भी काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रहे थे और अवेलेबल भी नहीं थे। तो ये सारी जो हमारे मुल्क के अनएथिकल जो एक्टिविटीज़ है ना वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस तो आपकी ज़्यादातर हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन मास्क, आप मास्क की बात कर रही हैं, मास्क तो चलिए एक ऐसा आइटम है जिसे थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग जितनी भी ड्रग्स थी जो उस टाइम शुरू में कोविड के पेशेंट के लिए वो बहुत महंगी हो गई थी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, ऐसे भी हमने सोशल मीडिया पे ऐसी भी कैंपेन देखी जिन लोगों का प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो अपने प्लाज्मा के रेट्स भी बढ़ा दिए थे। तो वैक्सीन आना, वैक्सीन को सप्लाई करना, हमारे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ की आएगी। वैक्सीन आए ना आए अनएथिकल प्रैक्टिस ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में कि भाई ये वैक्सीन है और ये अवेलेबल है और भाई ये, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह है बगैर कोई जाने बूझे वो चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। हत्ता कि देखिए ना आप, हमारे इतने साल हो गए पोलियो वैक्सीनेशन, लोग इस पर इतना रेजिस्ट करते हैं और पोलियो वैक्सीनेशन लगती हुई आ रही है, कोई इसके ऐसा वही बात ना डॉक्टर साहब देखें, पोलियो जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो हम नहीं ख़त्म कर पाए, तो क्या पाकिस्तान में जो वैक्सीन आएगी तो क्या उसका असर होगा। अब नमूनिया कैसा है, ये दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है। ये पोलियो तो मिसाल है हमारे पास कि पिछले हम इतने सालों से टीबी दुनिया में ज़्यादातर ममालिक जो सबसे ज़्यादा ममालिक जो टीबी से अफेक्टिव थे वहाँ भी ख़त्म हो गई है टीबी, जैसे बांग्लादेश था, श्रीलंका था। अब सिर्फ पाकिस्तान में टीबी अभी भी बची हुई है, लेकिन टीबी नहीं ख़त्म हो रही और जो दुनिया में ख़त्म हो गई। हम और कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ फ्यूचर में कि हमारे ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाए, जैसे अभी रिसेंटली यूएई ने हमारे पे लगा दी है। तो ऐसा और भी हो सकता है कि जब हम अपनी केयर नहीं करते एज अ होल, मतलब कि पाकिस्तानी को हमें जानते तो वो एक पाकिस्तानी को नहीं देखते, वो पूरे पाकिस्तान को देखते हैं कि लोगों का नेचर कैसा है। और पोलियो वैक्सीनेशन की आप कभी भी जाएँ कहीं भी आप वो पोलियो की अपने ड्रॉप ला के आपको चेक करने के बाद आपको अपने मतलब अपने वहाँ एयरपोर्ट से आगे जाने देते हैं, वो रोक के रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी यही होगा हमारे साथ। अगर लोगों ने नहीं अपने सीरियस एटीट्यूड रखा इन चीज़ों के बारे में तो फिर आप जैसे हमारे पे ट्रांसपोर्ट की और जो वीज़ा की पाबंदियाँ हैं वो हमारे पे ज़्यादा लग जाएंगी। यही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बी सीरियस। देखें एक फ़र्द
कहते हैं ना, एक हम ये सोचते हैं कि एक मेरे मास्क लगाने से क्या होगा, तो कतरा कतरा जो है वो समंदर बनता है। आप अगर मास्क पहनेंगे तो हो सकता है कि आपके मास्क वेयर करने की वजह से दूसरे लोगों को भी सबक मिले कि इसने मास्क वेयर किया है तो हमें भी पहनना चाहिए। और अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों को जो है आप इस बात की उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप भी मास्क वेयर करें, हैंड सैनिटाइज़ करें, खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ धो लें, या फिर जो है सोशल डिस्टेंसिंग करें, SOPs का ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, बड़ों का भी ख्याल रखें। इस तरीके से जो है वो हम लोग बीट कर पाएंगे कोविड से। सेकेंड वेव इज़ मोर लीथल दैन द प्रीवियस वेव, और खुदा न ख्वास्ता अगर आउटब्रेक मज़ीद, क्योंकि स्पाइक तो आ चुकी है, मज़ीद और आउटब्रेक होगा, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।